एविडेंस एक्ट के नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सेक्शन 59 टू सेक्शन 63। सेक्शन 59 जो शुरू होता है वो बताता है ऑफ ओरल एविडेंस। एविडेंस देने का, गवाही देने की, ऐसे समझें, गवाही देने की, गवाह देने की, अपनी बातों को रखने की। जब आप मुकदमा लेके अपनी बातों को कहने के लिए, अपने अधिकार, अपने पक्ष में न्याय मांगने के लिए जब न्यायालय की शरण लेते हैं, तो केवल केस और सूट फाइल कर देने से आपको राहत नहीं मिल जाएगी। आपको अपनी बातों को साबित करना होता है। न्यायालय के सामने अपनी बातों को बताना पड़ेगा कि किस कारण से आप यहाँ आए और ये सबूत मेरे पक्ष में है। कानून दो प्रकार के सबूत, दो प्रकार के गवाहों की बात करता है, गवाही की बात करता है, जिसे हम ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, यानी अपनी बातों को आप सबूत के तौर पर जब पेश करेंगे तो ओरल और डॉक्यूमेंट्री, मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों से आपको अपनी बातों को साबित करना होगा। तब न्यायालय किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और आपके पक्ष में फैसला देगी। अगर आपका ट्रू स्टोरी है, आपने केस मेकआउट किया है, एग्जैक्ट सिनेरियो जो आपके साथ घटा, जो घटनाएं घटी, जिस बात के लिए आप आए, वो बात आपकी सही है, आप फैक्ट्स आपका है, लेकिन उस फैक्ट्स को आप साबित नहीं कर सके ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, आप फेल कर जाएंगे, आप मुकदमा हार जाएंगे। इसको कहते हैं सच्चाई पर रहते हुए भी आप विजेता घोषित नहीं होंगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप यहां से वहां भटकते रह जाएंगे। तो सेक्शन 59 कहता है ओरल एविडेंस के बारे में, ऑफ ओरल एविडेंस। आइए हम देखें सेक्शन 59। Section 59 कहता है all facts except the contents of documents or electronic records may be proved by oral evidence. All facts, सभी तथ्य, जितने सारे तथ्य आपने केस मेकआउट किए हैं, जो तथ्य आपने रखे हैं, वो सभी ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव होंगे। वो सभी दस्तावेजी, वो सभी मौखिक साक्ष्य के द्वारा प्रूव होंगे, सिवाय कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट आपका बेस है, सपोर्टिंग, आपके कहानी को सपोर्ट करता है कोई डॉक्यूमेंट्स, तो उसका जो कंटेंट्स होगा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो बातें रखी गई हैं वह ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं होगा। उसका तरीका फिर हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इन दोनों बातों के अलावा जितनी सारी बातें हैं, जितना तथ्य है, वो सभी ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव होगा। यह कहता है आपका ओरल एविडेंस, ऑल फैक्ट्स। सेक्शन 59 ये कार्डिनल प्रिंसिपल है लॉ का कि बेस्ट एविडेंस आना चाहिए ताकि न्याय किया जा सके। सेक्शन 60 है, सेक्शन 60 है, यह भी उसी प्रिंसिपल पर आधारित है कि बेस्ट एविडेंस लाया जा सके, फैक्ट्स को साबित करने के लिए, तथ्य को साबित करने के लिए बेस्ट एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सके। सेक्शन 60 कहता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जो मौखिक साक्ष्य है वो डायरेक्ट होने चाहिए, सीधे तौर पर होने चाहिए। अब ये डायरेक्ट क्या बात है? ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस whatever be direct, that is to say, if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it. If it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it. कहने का मतलब यह बताता है कि जो मौखिक साक्ष्य वो डायरेक्ट होने चाहिए। डायरेक्ट कहने का मतलब कोई फैक्ट इन इश्यू है, कोई विवादित तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी गवाह, विटनेस जो आया है गवाही देने, वो कोई घटना के बारे में सुना है, तो सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा है, वो खुद अपने कानों से सुना है, उसने वो ग्रहण किया है
जो घटनाएं घट रही थी उसने उस घटना के बारे में सुना है। कोई दूसरा पक्ष उसको कहा कि ऐसी घटना घटी थी, वह नहीं, उसने खुद एक पिस्टल की आवाज भी सुनी। वो पिस्टल की आवाज खुद उसने चलते हुए देखा। वो पिस्टल वहां पर घटनास्थल पर मौजूद था जब वो पिस्टल की आवाज सुनाई दी। अब आगे इसका है, इफ इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी सीन, जो देखा जा सकता है, कोई घटना जो चश्मदीद गवाह है, लोग जो आप सुनते हैं चश्मदीद गवाह की बात, ये चश्मदीद यानी कि घटना के दौरान वहां पर मौजूद रहना, यानी कि वो अपनी आंखों से, अपनी प्रत्यक्ष आंखों से वो घटना देखी है उन्होंने, उसी को चश्मदीद गवाह करते हैं और वो चश्मदीद बयान होता है। तो वो व्यक्ति जो खुद उस घटना का साक्षी है, वह आके कहता है कि हाँ ऐसी घटना घटी थी और वो मेरे सामने घटी थी, मैंने किसी की आंखों देखी नहीं सुना रहा हूं, बस खुद मैंने अपने आंखों से देखा है। तो यही है, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। कोई घटना के बारे में सुनना तो खुद सुने हैं, कोई घटना के बारे में देखना, जो विवादक तथ्य, जो घटना विवादक तथ्य, जो घटी है उसके बारे में देखना, तो खुद अपनी आंखों से मैंने देखा है, मैंने यानी गवाह ने देखा है, विटनेस ने देखा है। इफ इट रेफर्स टू ए फैक्ट व्हिच कुड बी परसीव्ड बाय एनी अदर सेंसेस, या इंद्रियों अलग इंद्रियों ने अलग अलग तरीके से उसको परसीव किया है। सूंघने की क्षमता, कोई चीज सूंघ के आप बताते हैं कि ऐसी जैसे पिस्टल से कोई गोली चली है तो वो आप उसको सूंघ लेंगे कि हाँ भाई ये अभी बारूद की गंध से आप महसूस कर लें कि इससे एक गोली चली है। यानी कि परसीव्ड बाय अदर सेंसेस, जो ग्राह्य करने की अन्य इंद्रियां हैं उनसे आप परसीव करते हैं, ग्राह्य करते हैं और उसको बताते हैं कि वो स्वयं साक्षी है इन सभी घटनाओं का। तो यह है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इस पर दो केस वो बहुत बढ़िया है। बदला मुदी कुटुंब राव AIR 1957 AP 595 ओरल एविडेंस पर है। और आगे चल के सुभाष हरनारायण जी वर्सेस स्टेट 2006 वॉल्यूम 12 SCC 545। अब अगला हमारा अध्ययन का विषय सेक्शन 60, हमने 61 ओरल एविडेंस पर एविडेंस एक्ट 2 यही कहता है, ओरल एविडेंस all facts except the contents of document must be proved by oral evidence or oral evidence must be direct। अब आइए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर। मैंने शुरू में ही बताया था कि ऑल फैक्ट, सबूत को प्रस्तुत करने का न्यायालय में दो तरीका है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेक्शन 59 और सेक्शन 60 ओरल एविडेंस के बारे में। अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य के सेक्शन 61 क्या है? द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने सेक्शन 59 में देखा, ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो वो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कंटेंट्स है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट में जो बातें लिखी गई हैं वो कैसे प्रूव होगी, वो कैसे साबित की जाएंगी? तो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य से, प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य से। सेक्शन 61 यही कहता है कि जो कंटेंट्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। सेक्शन 62 कहता है, आप देखिए, primary evidence means the document to itself produced for the inspection of the court। Primary evidence
प्राथमिक साक्ष्य क्या होगा? तो प्राथमिक साक्ष्य वही होगा जो डॉक्यूमेंट अपने आप में है, जो डॉक्यूमेंट फैक्ट्स एंड इशू है, जो डॉक्यूमेंट बेसिस ऑफ द सूट है, बेसिस ऑफ द केस है, वो डॉक्यूमेंट खुद अपने आप में प्राथमिक साक्ष्य है। जैसे कोई विल इन क्वेश्चन है, तो विल आप प्रस्तुत करते हैं न्यायालय में, तो वो विल खुद अपने आप में प्राथमिक साक्ष्य है। कोई गिफ्ट डीड है, वो इन क्वेश्चन है, तो वो गिफ्ट डीड खुद अपने आप में प्राथमिक साक्ष्य है। कोई टाइटल डीड है, कोई मॉर्गेज डीड है, यानी कि जो बेसिस ऑफ द सूट है या जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, वह खुद अपने आप में एक प्राथमिक साक्ष्य है। हर डॉक्यूमेंट्स जो बेसिस ऑफ द सूट और केस होता है, वह या जो सपोर्टिंग जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है, वह खुद अपने आप में एक प्राथमिक साक्ष्य होता है। अब सेक्शन 63 कहता है द्वितीय साक्ष्य। अब ये द्वितीय साक्ष्य क्या है? अगर मान लीजिए कि प्राथमिक साक्ष्य आपके पास नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जो आपका जो बुनियाद है, बेसिस ऑफ द सूट आपके पास शुरू से नहीं है, लेकिन एक ऐसे आदमी के पास है जो आपकी कस्टडी में नहीं है या डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया है, तो कानून क्या रुक जाएगा? क्या आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे? नहीं। कानून यह हमेशा कहता है कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव किए जा सकते हैं। अगर प्राइमरी एविडेंस न्यायालय के सामने किसी कारण से ना आ पाए, आपके एनिमी के पास है, वो नहीं दे रहा है, बहुत हिला हवाले कोर्ट का आदेश हुआ, बहुत तरह की प्रक्रियाएं अपनाई गई, लेकिन वो आपको सेटिस्फैक्टरी तरह से अवेलेबल नहीं हो सका, तब क्या करेंगे? आप हाथ हाथ धड़े रह जाएंगे? नहीं, वो सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा प्रूव होगा। अब सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे कि इसको सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, सेकेंडरी एविडेंस किसको कहेंगे? सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हेरेनआफ्टर कंटेन। सर्टिफाइड कॉपी, सच्ची प्रतिलिपि किसी की। कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, पहला है सच्ची प्रतिलिपि सर्टिफाइड कॉपी, दूसरा है सच्ची प्रतिलिपि नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्रमाणित प्रतिलिपि, सर्टिफाइड कॉपी प्रमाणित प्रतिलिपि। दूसरा है कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, कोई ओरिजिनल है उससे जब आप कॉपी कोई बनाते हैं, कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, वो हुआ सेकेंडरी एविडेंस। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, और जब कोई ओरिजिनल से तुलनात्मक रूप से जब कोई बनाया जाता है, उसको सामने रख के, उसको कहते हैं तुलनात्मक प्रतिलिपि। कंपेयर करके बनाया जाता है, सामने रख के उसको बनाया लिया जाता है, तो वो सेकेंडरी एविडेंस हुआ। तो जब प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस, और प्राइमरी एविडेंस को ही पहले दिया जाता है, लेकिन प्राइमरी एविडेंस कभी कभी प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल जब नहीं है, तब आप सेकेंडरी एविडेंस देते हैं और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है, कोर्ट उसको मानती है। तो हमारे अध्ययन का विषय आज सेक्शन 59 से सेक्शन 63 तक था, डॉक्यूमेंट्स। आगे अगले सेशन में हम लोग और एविडेंस एक्ट और कुछ नई बातें जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।